नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है श्वसन की क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि 12th क्लास का चैप्टर नंबर 23 का पार्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल बायो गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मैं आपको बता दूं, श्वसन की क्रियाविधि 2 चरणों में संपन्न होती है। कौन कौन से 2 चरण? एक होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को हिंदी में कहते हैं निःश्वसन और एक्सहेलेशन को कहते हैं उच्च श्वसन। यह पढ़ने से पहले एक बार हम पिछले वीडियोस में जो पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा था कि जो हमारी सेल होती है उसमें ग्लूकोज होता है और एटीपी के निर्माण के लिए O2 जहां भी आए वहां बर्न होगा। O2 आती है तो ग्लूकोज बर्न हो जाएगा और एटीपी बन जाएगी। ये एटीपी जो है ये हम अलग अलग काम में यूज कर लेते हैं। साथ में एक गैस और रिलीज होती है जो हमारे लिए कोई काम की नहीं होती, वो होती है CO2। अब यहाँ पर ग्लूकोज कहाँ से आया, O2 कहाँ से आया और CO2 जो रिलीज हो रही है ये कहाँ जाएगी, ये देखिए। तो आपको पता है जो ग्लूकोज है ये हम पिछले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि ये पिछले लेक्चर्स मतलब पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी कि पाचन तंत्र में जो छोटी आंत है वो क्या करती है, खाने का अवशोषण करती है। तो वहां पे खाने का अवशोषण होता है, स्टार्च जो है ग्लूकोज में बदल जाता है, वहीं से ये ग्लूकोज आता है। और O2 कहाँ से आती है? O2 का कारण है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने देखा था कि किस तरीके से हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर O2 आ जाती है। और ये O2 जो है ये यहाँ से ब्लड वेसल्स यानी कि इन्हें हम रक्त वाहिनियां भी कह सकते हैं, ये इसमें मिल जाती है और यहाँ से ये O2 इस सेल के अंदर चली जाती है। तो जहाँ O2 आई वहाँ यहाँ पे बर्न हुआ ग्लूकोज के बर्न होने से एटीपी का निर्माण हुआ। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और साथ में एक गैस रिलीज हो रही है। यहाँ पे जो गैस है CO2 ये हमारे कोई काम की नहीं है। तो अब हम इसे हमारे सेल से कैसे बाहर निकालेंगे? तो ये जो CO2 है ये चली जाएगी इस ब्लड वेसल के अंदर और ये ब्लड वेसल जो है ये इस लंग्स में यानी जिन्हें हम फेफड़े कहते हैं वहां जाती है और फेफड़ों के माध्यम से होती हुई हम सांस छोड़ते हैं तो ये बाहर निकल जाती है। इस तरीके से हमारे शरीर में यानी कि मेनली जो सेल है उसमें एटीपी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि जो O2 है हम इसे ग्रहण क्यों कर रहे हैं और CO2 को रिलीज क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर का या हमारे लंग्स के अंदर कोई मोटर लगी हुई है जो O2 को खींचती है और CO2 को बाहर निकालती है? अब ये पढ़ेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे जो निःश्वसन है, निःश्वसन नाम भी पता चल रहा है, नी यानी अंदर ग्रहण करना यानी कि सांस लेना क्या कहलाता है? इनहेलेशन यानी कि निःश्वसन। और उच्च श्वसन यानी कि सांस छोड़ना। जब हम हमारी जो सांस छोड़ते हैं, सांस रिलीज करते हैं तो उसे हम कहेंगे उच्च श्वसन यानी कि एक्सहेलेशन। तो देखिए कि हम किस तरीके से O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को त्यागते हैं, कैसे हमारे अंदर
जो एयर है वो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, इसकी क्रियाविधि। तो पहले मैं कोई एक बंदा बना लेती हूँ। ये हमारे पास कोई बंदा है जिसका नाम हम कुछ भी रख लेते हैं। चलो इसका नाम हम रामलाल रख देते हैं। ये रामलाल है और इसका जो अंदर का सिस्टम है वो हमने बताया था खाली ड्रम की तरह होता है, जिससे हम कहते हैं सिलोन, सिलोम या कहेंगे सिलोम। और इस सिलोम के बीच में एक मसल लगी होती है, ये जिसे हम कहते हैं डायफ्राम यानी तनुपट। यह डायफ्राम है, यह सिलोम को दो भागों में बांटती है। इसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा ये होगा वक्ष गुहा। क्या कहेंगे इसे? वक्ष गुहा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थोरेसिक कैविटी। और इसके नीचे वाला जो भाग है डायफ्राम के नीचे वाला ये भाग, इसे हम कहेंगे उदर गुहा। इस उदर गुहा में तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। छोटी आंत होती है, बड़ी आंत, लीवर, पैनक्रियाज ये होते हैं। और जो वक्ष गुहा है हमारी, इसमें हमारे लंग्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रामलाल को यहां से कट ऐसे कट कर देंगे। यहां से हमने इसकी सर धड़ से अलग कर दिया। इस तरीके से हमने इसे काट लिया है। तो अब हम इसके अंदर झांकेंगे, इस कटे हुए के अंदर झांकेंगे। तो इसके अंदर झांकेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा? सबसे पहले तो हमें इसकी दिखेगी बॉडी वाल। यानी कि हमारे शरीर के सबसे बाहर वाली लेयर, स्किन। ये है हमारी स्किन यानी कि त्वचा। हमने देखिए कैसे देख रहे हैं इसे, यहां से इसे कट किया और कट करने के बाद यहां झांक रहे हैं तो हमें ये कुछ ऐसा दिखेगा। और कट करेंगे तो लंग्स हमें कैसे दिखाई देंगे? कुछ इस तरीके के लंग्स दिखाई देंगे, राइट, यानी फेफड़े। ये हमारी बॉडी वाल हो गई और ये हमारा लंग्स हो गया। अब हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो लंग्स के साथ यहाँ पे एक प्लूरा पाई जाती है, ये इस तरीके से। ये है प्लूरा। यहाँ पे जो मैंने प्लूरा बनाई है ये है हमारी पैरेटियल प्लूरा। कौन सी प्लूरा? पैरेटाइल प्लूरा। एक प्लूरा तो इसकी बॉडी वाल से टच रहती है और इसकी ही एक प्लूरा होती है, दूसरी एक और प्लूरा होती है जो लंग्स के चारों तरफ। दूसरा कलर यूज करना पड़ेगा। ये जो प्लूरा ये लंग्स के चारों ओर होगी, इस तरीके से। और इस प्लूरा को हम कहेंगे विस्लियर प्लूरा। यहां पर जो प्लूरा है ये एक सिलोसिक एपिथेलियम है। क्या है? सिलोसिक एपिथेलियम। लंग्स के चारों ओर किसका? सिलोसिक एपिथेलियम का आवरण होता है जिसे हम कहते हैं प्लूरा।
और एक तो प्लूरा होती है जो उसके बॉडी वाल के चारों तरफ होती है, जिसे हमने कहा है विसरल प्लूरा। और एक और होती है जो उसके लंग्स जिसके बॉडी वाल की होती है वो होती है पैराटाइल प्लूरा, और जिसके लंग्स के पास होती है वो होती है विसलर प्लूरा। और यहाँ पर जो विसलर प्लूरा और पैराटाइल प्लूरा, इन दोनों के बीच में ये जो जगह है, सारी मतलब कंप्लीट ये जगह है, इसे हम कहेंगे प्लूरा कैविटी। ये है हमारी प्लूरा कैविटी, यानी कि कैविटी को हम हिंदी में कहते हैं गुहा। तो ये हो गई प्लूरल गुहा। ये प्लूरल है, प्लूरा नहीं प्लूरल। इसके बीच में कहाँ पैराटाइल प्लूरा और विसलर प्लूरा, इसके बीच में जो द्रव होगा यानी कि जो फ्लूइड होगा उसे हम कहेंगे प्लूरल फ्लूइड। क्या कहेंगे? प्लूरल फ्लूइड, यानी कि प्लूरल द्रव। तो ये हमारा आगे का पार्ट है, राइट, हमारे शरीर के यहाँ का पार्ट, और ये हमारे पीछे का पार्ट है। तो हमारी आगे और पीछे के जो पार्ट है, पीछे के पार्ट में हमारी क्या है? बैकबोन, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। और आगे के पार्ट में हमारे स्टर्नम होती है। ये हमने इसे अलग किस तरीके से कट किया? ऐसे, यहाँ इस तरीके से कट किया है तो हमें ये पूरी दिखाई नहीं दे रही। इससे मैं बता दूं कि यहाँ पे पसलियाँ होंगी, इसके बारे में हम एक नेक्स्ट डायग्राम से समझेंगे। उससे पहले आपको कुछ बातें जाननी होगी। कौन सी बातें? जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम जैसे कि ये हम ह्यूमन हैं, थोड़ा फनी डायग्राम बन गया है। तो इसका ऊपर का जो भाग होगा इसे हम कहेंगे पूर्वकाल पक्ष। इंग्लिश में से कहते हैं इंटीरियर साइड, राइट। और इसके जो नीचे का भाग होगा ये होगा पृष्ठ पक्ष, जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर साइड। ऊपर नीचे के भाग पता चल गए। अब इसके जो साइड का भाग है, आगे का भाग और पीछे का भाग, इस पीछे के भाग को हम कहते हैं डोर्सल साइड। क्या कहेंगे? डोर्सल साइड, यानी कि पीछे का हिस्सा। मैं इंग्लिश नेम यूज करूंगी, डोर्सल साइड, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, और जो आगे का होगा ये होगा हमारा वेंट्रल साइड। क्या कौन सा साइड? वेंट्रल साइड, जैसे मैं आगे का हिस्सा कहूंगी। तो यहाँ पे एक बार ध्यान से एक बार इसके नाम देख लीजिए, किसे क्या कहना है? पूर्वकाल पक्ष, इंग्लिश में नाम है इसका एंटीरियर साइड, आगे का हिस्सा जिसे हम कहेंगे वेंट्रल साइड, पीछे के हिस्से को हम कहेंगे डोर्सल साइड, और इसके जो नीचे का भाग है उसे हम कहेंगे पोस्टीरियर साइड, यानी कि पृष्ठ पक्ष। तो अब यहाँ पर हम बनाएंगे वही हमारा मदन लाल का कटा हुआ भाग। ये है हमारी जो ये लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये हमारी बॉडी वाल। अब यहाँ पे हम लंग्स वंग्स नहीं बनाएंगे, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा।
यहाँ पे है हमारी, ये हमारे पीछे की साइड यानी कि डोर्सल साइड, पीछे का हिस्सा। और ये है हमारा वेंट्रल साइड यानी कि आगे का हिस्सा। यहाँ पे एक हड्डी होती है, राइट। जो ये हड्डी है इसे हम कहते हैं स्टर्नम। क्या नाम है इस हड्डी का? स्टर्नम। और ये हमारी डोर्सल साइड। तो ये मैंने जो ये बनाया है, यहाँ पे भी एक हड्डी है। इस हड्डी को हम कहते हैं बैक बोन। देखिए आगे की तरफ जो है ये हमारे यहाँ पे होती है एक स्टर्नम, और पीछे की साइड होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसे हम बैकबोन कहते हैं। तो जो बैकबोन है, यहाँ से कुछ रिब्स निकलेंगी और आकर के इस स्टर्नम पर जुड़ जाएंगी। तो जैसे इस तरीके से। तो बैकबोन से आकर के कुछ पसलियां कहाँ जुड़ गई? हमारे स्टर्नम से। तो ये है हमारी पसलियां, रिब्स। पसलियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिब्स। स्टर्नम को हिंदी और इंग्लिश में सेम नाम से जाना जाता है। किससे? स्टर्नम। ये जो पसलियां हैं, आप देख रहे होंगे कि ये पसलियां सी आकार की हैं, सी शेप की हैं। और यहाँ पे हमारा पाया जाता है डायफ्राम। वैसे आप चाहें तो इसे और इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। तो ये नीचे जो है ये है हमारा डायफ्राम, तनुपट, एक मसल है। क्या बताया? देखिए इस डायग्राम से समझिए। जो हमारी डोर्सल साइड है, यहाँ पे है हमारी बैकबोन, राइट। से ये हमारी बैकबोन है। जो बैकबोन है ये हमारी छोटी छोटी हड्डियों से इस तरीके से मिलकर बनी हुई है। और आगे की साइड होता है हमारा स्टर्नम। ये हमारा स्टर्नम है। जो ये बैकबोन है कुछ ऊपर तक फैली हुई होती है, गर्दन से आती है, आपको पता है। तो यहां से कुछ रिब्स आती हैं और इस तरीके से आकर के जुड़ती चली जाती हैं। इसी तरीके से उसमें होगा पीछे वाले साइड। यहां हमने एक पार्ट दिखाया इसका, इसी तरीके से उस साइड होगा। ये रिब्स हैं, ये कहाँ से? पीछे के से। ये हमारी क्या है? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। और आगे का ये है हमारा स्टर्नम। बैकबोन से कुछ पसलियां आती है, रिब्स आती हैं और जाकर के स्टर्नम पर जुड़ जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसी तरीके से जुड़ रही हैं। अब इन रिब्स के बीच में ना कुछ मसल्स होती हैं। क्या होती हैं इन रिब्स के बीच में? जैसे दो रिब्स हैं तो इनके बीच में यहाँ पर क्या है? कुछ मसल्स हैं, कुछ पेशियां हैं। इसी तरीके से सब में हो जाएगा।
इन रिब्स के बीच में क्या है? मसल्स हैं। इसी तरीके से इसमें हो जाएगा। इन मसल्स का नाम होता है, क्या नाम होता है इन मसल्स का? इन्हें हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। इनका हिंदी में भी नाम होता है, अंतरा परशुक पेशियां। क्या नाम है इनका? अंतरा परशुक पेशियां। तो ये क्या थी? देखिए, जैसे ये दो हमारी रिब्स हैं, इनके बीच में इनके बीच का है ये हमारा इंटरकोस्टल मसल्स। इन रिब्स के ऊपर भी एक मसल पाई जाती है। मैं दूसरे पेन से बना देती हूँ। इस तरीके से इनके ऊपर भी एक मसल पाई जाती है। एक तो इनके बीच में मसल हो गई, ये दोनों रिब्स हैं। स्मॉल जो आपको दिखाई दे रही है येलो कलर की, ये है हमारी रिब्स, राइट। और इनके बीच में जो मसल है ये है हमारी इंटरकोस्टल मसल, अंतरा परशुक पेशियां। ये तो इसके बीच में है। और इन रिब्स के ऊपर भी इस तरीके से इनके ऊपर भी कुछ मसल्स पाई जाती हैं। तो इनके ऊपर जो मसल्स पाई जाएंगी उसे मैं पिंक कलर से बना देती हूँ। जैसे ये है हमारे कुछ इनके ऊपर की पेशियां, इन्हें हम कहेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इसका हिंदी में नाम है बाह्य अंतरा परशुक पेशियां। क्या नाम है? बाह्य अंतरा परशुक पेशियां। तो ये था हमारा डोर्सल से वेंट्रल साइड से। डोर्सल साइड से कौन सी बोन है? बैकबोन। यहां से हमारा पेशियां आ रही हैं, पसलियां आ रही हैं, वो आकर के इस स्टर्नम से जुड़ जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं रिब्स। जो ये रिब्स हैं, इनकी हमारे शरीर में संख्या होती है 12। मतलब पसलियां तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ हमारे डोर्सल साइड से आकर के स्टर्नम पर, वेंट्रल साइड पर जो जुड़ रही हैं वो 12 पसलियां हैं। ये 12 है, मैंने कम बना दी होंगी, कोई बात नहीं। और ये देखिए सी आकार की है। ये इस तरीके से नहीं है, पूरा एक सर्किल हो, यहाँ से एक स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर आकर ख़त्म, यहाँ से एक स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर आकर ख़त्म। इन दोनों रिब्स के बीच में जो आपको येलो कलर की मसल्स दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम कहेंगे अंतरा परशुक पेशियां। ये अंदर की तरफ है तो इसे हम कहेंगे इंटरनल, यानी कि आंतरिक अंतरा परशुक पेशियां। देखिए, जैसे एक नाम होता है सबका अलग अलग। जैसे लीवर आया था, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था लीवर, तो लीवर का वहां पे हिपैटिक डक्ट आई थी, तो लीवर का एक और दूसरा उससे रिलेटेड नाम होता है हिपैटिक। इसी तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक में आई थी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक जूस, ये उस स्टमक का एक कॉमन नाम थी। इसी तरीके से जो यहाँ पर पसलियां हैं, रिब्स हैं, इनका एक अलग नाम है कोस्टल, यानी कि परशुक। कोस्टल जहां भी आ जाए ना वहां पसलियां आएंगी, ये ध्यान रखना आपको। ये तो थी हमारी इन रिब्स के बीच की मसल्स। इन रिब्स के ऊपर की जो मसल्स है वो है हमारी बाह्य अंतरा परशुक पेशियां। तो ये हमने देख लिया पसलियां होती किस तरीके से। आपने लीवर जो हमारी पसलियां हैं उसके हाथ लगा के देख सकते हैं कि पसलियां, इनके ऊपर मसल्स है और आपको हड्डी टाइप में भी दिखाई दे रही होंगी।
यहाँ तक हमने इसकी थोड़ी कॉमन बातें जान ली जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आगे हमें बहुत काम आएंगी। अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इनहेलेशन, निःश्वसन, यानी कि जो लंग्स हैं उनके अंदर एयर का भरना, यानी कि मेनली रूप से एक तरीके से हम कहें तो श्वास लेना क्या कहलाता है? निःश्वसन, इनहेलेशन। आपने कभी गौर किया होगा कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो फूल जाते हैं, और सांस छोड़ते हैं तो वापस वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं, सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। और हम एयर लेते हैं, ये एयर हमारे शरीर के अंदर कैसे आती है? क्या हमारे शरीर के अंदर कोई मोटर है? तो अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्यों आती है हमारे शरीर के अंदर, अब हम इसे पढ़ेंगे। तो देखिए, एयर जो है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। कैसे चलती है हवाएं? जहां प्रेशर ज्यादा होगा और जहां प्रेशर कम होगा तो ज्यादा से कम की ओर जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई रूम है, ये वाइट कलर का जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा रूम है। यहाँ पे मैंने परफ्यूम स्प्रे कर दिया, राइट, परफ्यूम स्प्रे कर दिया। तो मैंने इस कॉर्नर पर परफ्यूम स्प्रे किया है, लेकिन इसकी जो खुशबू है वो सारी रूम में फैल जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उच्च दाब से, उच्च दाब मतलब यहाँ पे हो रहा है उच्च सांद्रता से, दिखाई नहीं दे रहा, निम्न सांद्रता की ओर फैल रही है खुशबू, स्मेल, राइट। इस कारण से जो परफ्यूम की खुशबू होगी वो हमारे पूरे रूम में फैल जाएगी। इसी तरीके से जो हमारे लंग्स होंगे ना, उनमें दाब कैसा होगा? निम्न दाब। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है, उसमें दाब कैसा होगा? उच्च दाब। वायुमंडल में क्या है? एयर है, वायुमंडल में क्या है? एटमॉस्फेयर में एयर है। अब ये एयर जो है ये उच्च दाब से, जहां दाब ज्यादा है वहां से निम्न दाब की ओर जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम सांस ले पाते हैं। तो आपको पता चल गया कि हमारे अंदर ना कोई मोटर नहीं होती है। हम जो हवा है उसका ही अपना एक रूल होता है। जैसे कि हवा एटमॉस्फेयर में है तो उसे जहाँ भी कम प्रेशर दिखाई देगा ना, जैसे मान लीजिए मेरे अंदर से कम प्रेशर दिखाई दे रहा है तो कहिए भाई इसके अंदर कम प्रेशर है, चलो मैं इसके अंदर चलती हूँ। तो इस तरीके से वो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी। एयर का तो हमें पता चल गया। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि हमारे लंग्स, हम सांस लेते हैं तो फूल क्यों जाते हैं? आप एक बार करिए, लंबी सांस लीजिए तो आपके जो लंग्स होंगे ना ये फूल जाएंगे, और जैसे ही आप अपनी सांस छोड़ेंगे ना वैसे ही आपके जो लंग्स हैं वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। तो आपने एक बार ट्राई कर लिया होगा, तो मैं बताती हूँ इसका कारण। आपने केमिस्ट्री में एक लॉ पढ़ा होगा, कौन सा नियम? बोयल नियम। किसी को याद है बोयल नियम? तो एक बार कमेंट में जरूर लिखें कि भाई मुझे याद है। बढ़िया बातें याद होना चाहिए, ये तो सिंपल लॉ है, 11th से पढ़ते आ रहे हैं। बोयल लॉ में क्या होता है? इसका नियम होता है P व्युत्क्रमानुपाती 1/V। यहाँ पे जो P है ये है हमारा प्रेशर यानी कि दाब, और V है हमारा वॉल्यूम।
वॉल्यूम को क्या कहते हैं हिंदी में? आयतन। कि जितना ज़्यादा हमारा दाब होगा ना उतना ही कम हमारा वॉल्यूम होगा, और जितना कम हमारा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा हमारा आयतन होगा, मतलब कि वॉल्यूम होगा। सॉरी, जितना कम हमारा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा हमारा आयतन होगा, वॉल्यूम होगा। तो यहाँ हमारे शरीर में एयर कब एंटर कर रही थी? जब हमारे लंग्स में प्रेशर क्या हो? कम हो। जब प्रेशर कम होगा तो जो आयतन है, वॉल्यूम, वो बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ेगा मतलब कि वो जो हमारा लंग्स है ये बड़ा होता चला जाएगा। आयतन बढ़ने का मतलब है बड़ा होना। तो इस तरीके से हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं, लंबी सांस लेते हैं, तो हमारे लंग्स का साइज ना बड़ा हो जाता है। तो इसका कारण ये था। मेनली इसका कारण अलग है। अलग क्या है? देखिए, मैं डायग्राम बना देती हूँ पहले। किसका? लंग्स का। ये हमारे लंग्स हैं। किसके अंदर है हमारे लंग्स? बकल कैविटी के अंदर। सॉरी, बकल कैविटी तो मुंह हुआ होती है, थोरेसिक कैविटी के अंदर। ये है हमारा डायफ्राम। और जैसे हमारे आगे का पार्ट हो गया, यहाँ मान लीजिए हमारे पीछे का पार्ट है। कौन सा है ये? डोर्सल साइड, पीछे का हिस्सा। इस पीछे के हिस्से से पहले यहाँ पे मैं एक स्टर्नम बना देती हूँ। जैसे स्टर्नम है और यहाँ से कुछ रिब्स आ रही हैं इस तरीके से। राइट। तो पहले मैं इसमें कलर कर देती हूँ। लंग्स में थोड़े बत्ते दिखाई दे रहे हैं। जल्दबाजी में अच्छा कलर नहीं भरा गया। तो ये हमारी रिब्स हैं, पसलियां हैं, और इनके बीच में मसल है, इंटर कोस्टल मसल्स, यानी कि अंतरापरशुक पेशियां। जो ये हमारी अंतरापरशुक पेशियां हैं, ये बड़ी होंगी। कैसे बड़ी होंगी? देखिए, हमने देखा था कि ये हमारी थोरेसिक कैविटी है और यहाँ पर हमारी पाई जा रही थी प्लूरल। कौन सी प्लूरल थी? यहाँ पे हमारी पैराटाइल प्लूरल। राइट। और एक ये पैराटाइल प्लूरल तो हमारी थी, प्लूरा तो हमारी कहाँ थी? बॉडी वाल की तरफ। और दूसरी जो हमारी विसरल प्लूरा है, ये है हमारी लंग्स की तरफ। तो जैसे ही हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे ही इन पसलियों का वॉल्यूम बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे कौन सा फ्लूइड था? यहाँ पर था प्लूरल फ्लूइड। थोड़ा घिचपिच हो गया बहुत ज़्यादा। देखिए, जो आपको ग्रीन पैरेट कलर की दिखाई दे रही है, मैं एक बार इसका छोटा डायग्राम और बना देती हूँ नीचे।
जैसे ये है हमारी थोरेसिक कैविटी, तो ये है हमारा विस्लर प्लूरा, राइट। और चारों तरफ, इस बॉडी वाल के चारों तरफ कौन सा है? पैराटाइल प्लूरा। इनके बीच में कौन सा फ्लूइड है? प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड है सारे के अंदर। जैसे हमारे लंग्स का आकार बड़ा होगा, राइट, वैसे इस यहाँ पे ये है हमारी मसल्स, सॉरी रिब्स, पसलियां, वैसे ही पसलियां भी बढ़ेंगी। कैसे? क्योंकि ये जो लंग्स हैं ये टच में है बॉडी वाल के, राइट। कैसे टच में है? इस प्लूरा के कारण। प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पे दोनों प्लूरा हैं, तो इस प्लूरा के कारण हमारे जो रिब्स होंगी, पहले तो हमारी यहाँ पे ये रिब्स हैं, ये आकार बढ़ेगा इनका आकार बढ़ने से जो हमारे लंग्स होंगे ना, वो इस तरीके से फैलेंगे, चौड़ाई में फैलेगी। लंग्स कैसे फैलेंगे? चौड़ाई में। अब ये लंबे भी फैलने चाहिए। लंबे फैलने के लिए क्या होता है? हमारा जो डायफ्राम है ये क्या होता है? संकुचित होता है। इसके संकुचित होने से ये इस तरीके से नीचे हो जाता है, और जो हमारी पसलियां हैं ये इस तरीके से हो जाएंगी, तो ये हमारी जो लंग्स है इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ा? हमारा जो हमारे शरीर में जो लंग्स हैं ये कैसे बढ़े? थोरेसिक कैविटी है, इसमें थोरेसिक क्या है? हमारी थोरेसिक वॉल्यूम है ना, थोरेसिक कैविटी। पहला कारण तो आएगा इसका थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिससे चौड़े हो जाएंगे। दूसरा कारण आएगा इसका कि जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, यानी कि संकुचित हो जाएगा, और जो हमारी ये वक्ष गुहा की जो आयतन है, वक्ष आयतन है, वक्ष का आयतन ये बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ा? जो लंग्स बड़े होंगे, राइट। लंग्स बड़े होंगे तो यहाँ पे प्लूरल है और प्लूरा है, और प्लूरा होने के कारण लंग्स के साथ ये कैविटी भी बढ़ जाएगी, और कैविटी बढ़ने के साथ इस लंग्स को जगह मिल जाएगी बड़े होने की। कैसे जगह मिली? थोरेसिक वॉल्यूम बड़ा हो गया और डायफ्राम कॉन्स्ट्रैक्ट हो गया। ये था हमारा, क्या था हमारा, कि श्वसन की क्रियाविधि में एक टॉपिक था। कौन सा? इनहेलेशन, निश्वसन। एक बार फिर से देखिए, एयर है ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। हमारे लंग्स के अंदर निम्न दाब होने के कारण वायुमंडल से जो हवा है ये हमारे लंग्स में एंटर कर जाती है। हमारे लंग्स में प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा बॉयल लॉ से। तो देखिए लंग्स का आकार तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसे जगह कैसे मिलेगी? इसे जगह मिलेगी इस थोरेसिक वॉल्यूम से। थोरेसिक वॉल्यूम कैसे? ये प्लूरा है ये लंग्स के साथ, और बॉडी वाल, जैसे लंग्स बड़ा होगा तो प्लूरा इसके साथ बड़ी होगी, और ये बाहर वाली जो प्लूरा है ये भी बड़ी होगी, तो थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्यूम है ये बढ़ गई। थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ने से लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और जो डायफ्राम है ये क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, जिसके कारण ये लंबाई में बढ़ जाएगा, और थोरेसिक वॉल्यूम के कारण ये चौड़ाई में बढ़ जाएगा। ये रिब्स के कारण नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ेगा थोरेसिक कैविटी के आयतन में वृद्धि से। तो ये था हमारा इनहेलेशन। इस इनहेलेशन को एक नाम से और जाना जाता है, वो है एक्टिव प्रोसेस। ये एक्टिव प्रोसेस है रेस्पिरेशन की। तो इस तरीके से वायुमंडल से जो हवा है वो श्वसन के जो हमारे श्वसन पथ होते हैं, नासा गुहा, नासा छिद्र, नासा द्वार, श्वास नली,
श्वसनीय श्वसनिकाएं, इनके माध्यम से होता हुआ हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाता है। तो इस इनहेलेशन को हम एक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। सेकंड आता है हमारा एक्सहेलेशन यानी कि उच्च श्वसन। उच्च श्वसन यानी कि लंग्स से जो CO2 है उसे बाहर निकालना, एटमॉस्फेयर में निकालना, क्या कहलाता है? उच्च श्वसन। यानी कि श्वास निकालना, बाहर निकालना, उच्च श्वसन कहलाता है। अब हमने इनहेलेशन में देखा था, दो बातें इंपॉर्टेंट थी कि जो हमारी अंतरापरशुक पेशियां थी वो क्या हो रही थी? बड़ी हो रही थी, राइट। और अंतरापरशुक पेशियां और डायफ्राम बड़ा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई भी पेशी जो है वो बड़ी नहीं होगी। यहाँ पे जो हमारा डायफ्राम था और जो हमारा इंटरकोस्टल मसल्स थी, ये अपनी दोनों की दोनों अपने सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। सामान्य अवस्था में आने से ये अपने रिलैक्स हो जाएंगी और रिलैक्स होने से जो हमारी दोनों स्थिलन में आ गए और इससे जो स्टर्नम है और डायफ्राम अपनी पहले वाली अवस्था में लौट आएंगे, जिससे थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम पर, यानी कि जो थोरेसिक कैविटी थी फूल गई थी ना, बड़ी हो गई थी, अब इस पर क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, क्योंकि अपने सामान्य अवस्था में आ गई। तो इससे दबाव के कारण इसके अंदर हमारे लंग्स हैं और लंग्स से एयर यानी कि CO2 वो ATM में चली जाएगी, यानी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इसे कहते हैं हम एक्सहेलेशन। इसे एक्सरेस्पिरेशन भी कहते हैं और इसे एक नाम से और जाना जाता है, पैसिव प्रोसेस। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था श्वसन की क्रियाविधि, जिसमें हमारे दो टॉपिक हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जिससे हम इनरेस्पिरेशन और एक्सरेस्पिरेशन भी कहते हैं, यानी कि इनहिलेशन उच्च श्वसन या फिर एक्टिव प्रोसेस जिससे सक्रिय क्रिया और पैसिव प्रोसेस निष्क्रिय क्रिया। यहाँ पे जो हमने निहि श्वसन पढ़ा है, इसमें डायफ्राम जो संकुचित हो रहा है, इसमें एक पेशी पाई जाती है। डायफ्राम में कौन सी पेशी पाई जाती है? उसका नाम है रेडियल पेशी। डायफ्राम के अंदर एक पेशी है रेडियल पेशी। इसके संकुचन से उसमें संकुचन उत्पन्न होगा और जो हमारा ये कैविटी है ये लंबी हो जाती है और लंग्स भी बड़े हो जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।